मुंबई की जो रैली की गई उसको लेकर आप लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बातें भी कही, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसका भी समर्थन किया, लेकिन देखिए उत्तर तक आते आते अपने आप को कैसे अलग करते हुए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के दूसरे दल। और अपनी आगे की भी बात पूरी कर लें क्लाइव कास्ट्रो जी। कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं फौरन लौट रही हूं। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, अब शक्ति वाला बयान क्या महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? डिंपल यादव कह रही है कि भैया हम नहीं बोलेंगे, ये पीएम और राहुल गांधी के बीच की बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के बयान पे किसी तरीके की कोई राजनीति या कोई राजनीतिक फायदा होगा। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कर्नाटक के अंदर जब बजरंगबली का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की गई और कहा गया बजरंगबली का अपमान किया गया है, तो उसका क्या असर हुआ? उसका असर ये देखने का कि भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां पर खराब थी। तो चुनाव जो है वो ऐसे मुद्दों के आधार पे नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़े जाते हैं जो वाकई मसली मुद्दे हैं उसी बात। अगर कर्नाटक की जनता को ये लगता कि बजरंग दल की बात करके बजरंगबली का अपमान हुआ है, तो जाहिर सी बात है कर्नाटक की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताती। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, जब ये कहा गया कि वहां तो सनातन का किसी का अपमान हुआ। तो जो चुनाव होते हैं, चुनाव लोकल मुद्दों के आधार पर होते हैं। अगर विधानसभा का है और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लोकसभा का चुनाव होता है। इसमें पिछले 10 साल में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके 10 साल की उपलब्धियों के ऊपर, उनके 10 साल के कामकाज के ऊपर, उस पर मुद्दा बनेगा। वो बेरोजगारी के ऊपर सवाल खड़ा होगा, महंगाई के ऊपर सवाल खड़ा होगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसे किसी, जैसे कि कहा गया 2014 में कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत गई क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने चाय वाली बात कर दी थी, या उसके अगर 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 ऐसे एक बयान के आधार पर अगर चुनाव पलटने लगे, तब तो फिर इस देश के अंदर कोई चुनाव हो ही नहीं सकता है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता ऐसे किसी बयान का कोई मतलब है। दूसरी बात, वो बयान मैंने देखा राहुल गांधी का, उस बयान में ऐसी एक भी आपत्तिजनक बात नहीं। तो फिर डिंपल यादव ने क्यों बोलने से इनकार कर दिया? उनको कहना चाहिए था कि राहुल गांधी का बयान बिल्कुल सही है। ठीक है चित्रा जी, ये सवाल डिंपल यादव से पूछिए। एक बात मैं जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक चीज को पकड़ के उसको घुमा देती है और फिर उसके आधार पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी शिवाजी पार्क में जो कामयाब रैली हुई थी उसकी वाहवाही करेगी? जाहिर सी बात नहीं वाहवाही करेगी। कांग्रेस की तरफ से कोशिश होगी कि नरेंद्र मोदी पर हमले के, नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी कांग्रेस पर हमले के, तो ये राजनीति में चलता रहता है। लेकिन ये इतना सरलीकरण कर देना कि एक बयान के आधार पे कहीं हवा बदल गई या हवा बन गई, मैं इसको इस तरीके से। शहजाद जी मैं आपके पास आऊंगी, कृष्णा हेगड़े जी बहुत देर से हमारे साथ हैं, लेकिन आशुतोष जी एक छोटा सा जवाब, एक सवाल को और चाहूंगी। राज ठाकरे हो, उधर सीता सोरेन हो, पीएमके हो, सबको लेकर ये जो कुनबा बढ़ा रही है बीजेपी, देखिए किसी एक बात पर वो फोकस तो है नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत है, वो दक्षिण के दौरे पर हैं, वहां पर माना जाता है कि बीजेपी कमजोर है तो लगातार अपना दायरा बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे दलों की जिनकी राजनीतिक हैसियत बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अगर उनका भी पलक पावड़े बिछाकर बीजेपी वेलकम कर रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिन 70-72 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 रह गई थी, वहां पर जो जीत का मार्जिन 5000 से 10,000 के आसपास था, उन सभी पर अपनी गोटियां बिछाकर उनको जीतने की फिराक में है। बीजेपी के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को राज ठाकरे की जरूरत महाराष्ट्र के अंदर है, तो मैं उसको उनकी कमजोरी का प्रतीक मानता हूं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने हिस्से की सीट कम नहीं करना चाहता, चाहे कोई भी हो। जब आप अपने हिस्से की सीट कम करते हैं, इसका मतलब यह कि आपको अपनी जीत का भरोसा नहीं होता। तो राज ठाकरे आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से इररिलेवेंट है। 2019 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, और जब लड़ा था तो 1.5% वोट मिला या 2% वोट मिला। राज ठाकरे के अंदर वो प्रतिभा एक जमाने में रही होगी। आज महाराष्ट्र की जनता उनके साथ नहीं है, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन मैं फिर इसको मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर आज की तारीख में जो स्थिति है वो बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। उसमें बीजेपी भी कॉन्फिडेंट नहीं है और उसमें महाविकास अघाड़ी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि किसके पक्ष में जनता वोट करेगी। ना शिवसेना कॉन्फिडेंट है, ना ही एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंट है, ना ही एनसीपी के शरद पवार कॉन्फिडेंट है, ना अजीत पवार कॉन्फिडेंट है, और ना ही बीजेपी कॉन्फिडेंट है, ना कांग्रेस कॉन्फिडेंट। क्योंकि जब 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज का पहली बार महाराष्ट्र में इस तरीके से चुनाव हो रहा है, तो किसी भी दल में नर्वसनेस होगी। मुझे लगता है कि राज ठाकरे को अपने साथ मिलाने की जो कोशिश है, ये उसी एक कमजोरी का प्रतीक है या नर्वसनेस का प्रतीक है। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आते हुए, शहजाद जी उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। कृष्णा हेगड़े जी, आप लोग भी बेचैन हो रहे हैं राज ठाकरे को लेकर, या लग रहा है कि नहीं आ जाएंगे तो कुनबा मजबूत ही होगा? क्योंकि जिन सीटों पर उनकी डिमांड है, उन सीटों पर तो शिंदे गुट का दावा ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह के रिजल्ट आए थे, या मिलिंद देवड़ा हाल ही में जैसे शामिल हुए हैं आप लोगों के साथ। चित्रा जी, ऐसा है कि राज ठाकरे के आने से हमारा जो कोलिशन है वो मजबूत ही होगा।
राज ठाकरे जी एक अच्छे ओरेटर भी है, उनका आइडियोलॉजी हमारे साथ मिलता है। हिंदुत्व का आइडियोलॉजी और मराठी मानुस का आइडियोलॉजी है। दूसरी बात यह है कि राज ठाकरे जी के आने से हमारा वोट परसेंटेज जो है वो भी बढ़ता है, और राज ठाकरे जी एक क्राउड पुलर है, एक अच्छे ओरेटर है। और महाराष्ट्र में अगर आज के दिन पे कोई ठाकरी भाषा बोलता है तो वो राज ठाकरे बोलते हैं, और ये सभी लोग जानते हैं। तो बाला साहब के अंडरस्टडी बनकर, उनके साथ काम कर कर, और प्रबोधन ठाकरे जो उनके दादा है उनके साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद जो अभी राज ठाकरे जी का जो प्रभाव है अपने लोगों के बीच में वो अच्छा है। और इसीलिए जो हमारा बीजेपी शिवसेना एनसीपी कोalition है उसको बिल्कुल ताकत मिलेगी। राज ठाकरे जी के पास पहले भी 13 विधायक थे, आज भी एक विधायक है। नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी उनका सत्ता चला था, और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी उनके पास 26 कॉरपोरेटर थे। हाँ। तो राज ठाकरे का पार्टी वीक है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, और राज ठाकरे सीटें जी कौन के से आने से देंगे फिर? बिल्कुल हमको फायदा होगा। अगर 2 लोकसभा देनी पड़ गई तो कौन सी सीटें देंगे उनको? देखिए, उन्होंने कुछ मांगा होगा, हम तय करेंगे, और जो भी हमारे बीच में एक ऑनरेबल सोल्यूशन होगा वो निकाल के हम कहा जा रहा है सॉर्ट आउट दक्षिणी करेंगे। मुंबई की मुझे सीट नहीं लगता कि मिलिंद देवड़ा पिछली बार हारे थे, वो इस समय आपकी पार्टी में हैं। दूसरी शिरडी देखिए, की मिलिंद सीट जहां पर शिंदे गुट के सांसद हैं, तो दोनों ही सीटें तो ऐसा लग रहा है कि आप ही पर नजर गड़ाकर वो बैठे हुए हैं राज ठाकरे जी। देखिए, मिलिंद देवरा जी का जो सीट है, अभी मिलिंद देवरा जी एडजस्ट हो गए हैं, वो हाँ, राज्यसभा में राज्यसभा है। चले गए। हाँ। तो वो राज्यसभा में है, तो वो सीट हमारे लिए है। लेकिन वो एकनाथ शिंदे जी तय करेंगे, राज ठाकरे जी तय करेंगे कि वो सीट पे कौन लड़ेगा। तो उसमें हमारी कोई ये नहीं है। लेकिन जो उनका कैंडिडेट है बाला नंदगांवकर जी, उन्होंने भी शायद वहां पर 2.25 लाख वोट लिया है। तो मुझे नहीं लगता है उनका कैंडिडेट भी कोई वीक है। तो ठीक है। सब हम जो 4 पार्टी मिलकर हम तय करके हम ये करेंगे। और साथ में हमारे साथ आरपीआई के आठवले जी भी है। हाँ। तो हमारा जो कोalition है वो बढ़िया है, और मुझे लगता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो 45 आउट ऑफ 48 सीट जीतना है। और ठीक है। नरेंद्र मोदी अब जी को 48 भारी में बहुमत पिछली से बार तो कंपिंग एनडीए मेजोरिटी को से 41 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन क्या 45 सीटों पर जीत मिलेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। शहजाद पूनावाला जी, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। शहजाद जी, आशुतोष जी ने जो बातें कही कि बीजेपी क्या अपने आप को महाराष्ट्र में कमजोर पा रही है, इस वजह से उसकी मजबूरी बन गई है छोटी छोटी पार्टियां। देखिए, ऐसा है कि आशुतोष जी का विश्लेषण जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज होता है। तो क्या इंडी गठबंधन अपने आप को इतना कमजोर समझ रही है कि जो उनके जानी दुश्मन रहे हैं, एनसी और पीडीपी जानी दुश्मन एक दूसरे के साथ गठबंधन में, टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट जानी दुश्मन बंगाल में एक दूसरे के साथ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का बिठ नहीं रहा मामला, दिल्ली में एक साथ हो गए, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, वहां पे एक साथ हो गए, और संजय राउत और संजय निरुपम रोज एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो फिर ये तो साइन है ना कि एक अब की बार आशुतोष जी 400 पार, क्योंकि जानी दुश्मन एक साथ आ रहे हैं। नहीं, पर वहां पर विश्लेषण आशुतोष जी वैसा नहीं करेंगे। आशुतोष जी ने एक और बात कही मजेदार, उन्होंने कहा कि कोई आपत्तिजनक बात राहुल गांधी ने नहीं की। तो आशुतोष जी, आप डिंपल भाभी को फोन करके बता दीजिए, वो तो पल्ला झाड़ रही है। और आशुतोष जी को तब भी आपत्तिजनक नहीं लगा जब इस शो में सनातन का भूत कहा गया, तब भी नहीं लगा जब सावरकर जी को मां बहन की गालियां दी गई राहुल गांधी के द्वारा, तब भी नहीं लगा जब मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते ये कहा, तब भी नहीं लगा जब आज की तारीख में कर्नाटका में मुकेश नाम का एक लड़का हनुमान चालीसा चलाता है तो जिहादी उसको आकर पीटते हैं, तब भी उनको बुरा नहीं लगा जब जिस प्रकार की टिप्पणी सनातन को समाप्त करने की उदयनिधि ने की। जो ए राजा ने कहा मैं प्रभु श्री राम का दुश्मन हूं, मैं भारत का दुश्मन हूं। डी के सुरेश के भाई, डी के शिव कुमार के भाई ने कहा कि साउथ को आजाद हो जाना चाहिए, तब भी उनको नहीं लगा कोई आपत्तिजनक। भाई, आशुतोष जी का स्टैंडर्ड अलग अलग है। उस समय मैंने पिछली डिबेट में कहा था, आशुतोष जी ने बोला मेरे पास कोई घड़ी नहीं है। आशुतोष जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी का सिंबल भी अजीत गुट को दे दिया है। आपका टाइम ही खराब है और आपका विश्लेषण तो छोड़ दीजिए उसमें। अब मैं आना चाहता हूं, दूसरी एक टिप्पणी करना चाहता हूं और फिर उसके बाद आप डिबेट उसको आगे ले जाइए। मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में राहुल गांधी 10 सेकंड, मैडम केवल 10 सेकंड, राहुल गांधी जिस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, सनातन पर जो कहा गया है उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टैलिन को एक प्रकार से कहा कि हेट स्पीच है। उद्धव ठाकरे जी बोल नहीं पाए। आज राहुल गांधी का स्टैंड सही है सावरकर जी पर या उद्धव ठाकरे का स्टैंड? मुझे बताइए किशोर तिवारी जी, मी पण मराठी आहे, तुम्ही पण मराठी आहात, सांगा मला आता।
यू टेल मी, आज मुझे बताइए कि सावरकर जी वीर थे या सावरकर जी डरपोक और कायर थे। किशोर जी, आप स्टैंड लीजिए, महाराष्ट्र देख रहा है और इसी दो खेमों में महाराष्ट्र बटा है कि आप मोदी जी के साथ है, आप सावरकर जी के साथ है, आप हिंदुत्व के साथ है या आप हिंदुत्व को धोखा देने वाले लोगों के बात साथ बीच में है। आप शिवाजी रह महाराज गई, के वो दोबारा खिलाफ हमारे है। साथ बताइए जुड़ आप चुके किसके हैं। साथ? आशुतोष जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी और आप भी उनका जवाब दे दीजिएगा। किशोर तिवारी जी, क्लाइव कास्ट्रो जी, जो बातें शहजाद पूनावाला यहां पर कह रहे हैं उस पर आप भी जवाब दीजिए। उनका कुनबा तो बढ़ता हुआ चला जा रहा है ना, फिर मजबूरी और मुश्किलें आपके लिए क्या ज्यादा नहीं है वहां पर? चित्रा त्रिपाठी जी, शहजाद पूनावाला कौन है जिसको मैं जवाब दूं? वो डिबेट करने बैठे की आप करने बैठे? शहजाद पूनावाला जे सांगायचं सांगू द्या, मला काय फरक पडत नाही, मी त्याला कशाला उत्तर देऊ? मैं आपसे बात करने आया, मैं आपसे बात करूंगा। हर पक्ष का सवाल होता है, सवाल तो बीजेपी की होंगे ना। हाँ। सवाल बीजेपी का हो तो क्या फर्क पड़ता है? चित्रा त्रिपाठी जी आप है, आप शहजाद पूनावाला थोड़ी चित्रा त्रिपाठी। सुन लीजिए मेरी बात, वो बोलिए। शहजाद पूनावाला, जब मैं मेरा नेटवर्क का इश्यू था, शहजाद पूनावाला ने आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का एक वीडियो दिखाया, उसके बाद वो कुछ भी बोलने लगे। मैं आज आप मेरा पोस्ट देखिए, राज ठाकरे जी का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, उसमें वो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं।